हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद प्राची। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक पावरफुल पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज जिसमें हम कवर करेंगे 300 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट 5 ईयर में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मतलब ये सब रियल एग्जाम क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस सीरीज का गोल बहुत ही सिंपल है, आपको एग्जाम के मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही जगह क्लियर करवाना। तो अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीरियस सीरीज तो आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। और जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल में अब 90 डेज से भी कम बचा है, तो एग्जाम पास है और वन शॉट रेडी है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 1। तो हमारे पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज का ये है पहला क्वेश्चन। व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड? क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। जो क्वेश्चन यहाँ 1 नंबर आपको इंग्लिश में दिख रहा है वही सेम क्वेश्चन यहाँ 1 नंबर हिंदी में भी दिया है। तो ये वीडियो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, आप दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में बताइए। ए 26 नवंबर, बी 11 नवंबर, सी 25 जनवरी या डी 14 अप्रैल। तो इसका आंसर होगा ए 26 नवंबर। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी तेज बहादुर, सी राजगोपालाचारी या फिर डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा 2 का डी होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली, ये कथन है। कारण है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो अब आपको बताना है, ये स्टेटमेंट एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। अब आपके पास ऑप्शन है कि कथन सही है लेकिन कारण गलत, यानी स्टेटमेंट सही है बट रीजन गलत, या फिर कथन गलत है लेकिन कारण सही, या फिर कथन सही है कारण भी सही है और कथन कारण का ही सही स्पष्टीकरण है, या फिर कथन सही है कारण भी सही है और कथन कारण का ही सही स्पष्टीकरण है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, कमेंट में बताइए। आपको 5 सेकेंड का टाइम मिला है, पॉज मिला है आंसर देने के लिए। कमेंट में आंसर दीजिए कि इसमें से क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है। द स्टेटमेंट इज करेक्ट, द रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है। इन भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, स्टेटमेंट सही है। और इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो रीजन भी सही है। और स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजन। ठीक है। स्टेटमेंट जो है वो रीजन का स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? आपका ऑप्शन ए है 1 वर्ष 10 महीना 12 दिन, ऑप्शन बी है 2 वर्ष 10 महीना 5 दिन, या फिर ऑप्शन सी है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। तो इसका आंसर होगा सी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रक्रियात्मक समिति थी? वित्त एवं स्टाफ समिति,
एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, कमीशन ऑन लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वित्त एवं स्टाफ समिति, ठीक है, फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी। संविधान सभा के निर्माण हेतु प्रांतों से सदस्य कैसे चुने गए थे? They were directly elected by the people of those provinces. B. They were nominated by the Indian National Congress and the Muslim League. C. They were elected by the provincial legislative assemblies. या फिर D. They were selected by the government for their expertise. तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी, दे वेयर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर या फिर सरोजिनी नायडू? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, और क्योंकि आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी या फिर एसएससी, एनटीपीसी, आरआरबी ये सब के अगर आप एस्पिरेंट हो तो डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। और इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ये है आपका HW, ठीक है। और HW में आपको करना क्या है कि इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। तो क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है कि क्या होगा, ठीक है। और फिर मैं देखूंगी कितने लोगों का सही जवाब आ रहा है और कितने लोगों का आंसर गलत आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें से जो करेक्टली मैच्ड नहीं है वो आपको आंसर में लगाना है। जैसे फेडरल कमेटी जवाहरलाल नेहरू, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, स्टीयरिंग कमेटी के एम मुंशी, स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्या है? तो किस कमेटी के कौन चेयरमैन है? जो सही है, ठीक है, जो सही है वो आपका आंसर नहीं होगा, जो गलत है वो आपका आंसर होगा, क्योंकि नॉट करेक्टली। और इस पे बहुत सारे एस्पिरेंट आता हुआ आंसर गलत करते हैं, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, वो नॉट को सही से देख नहीं पाते और गलती कर देते हैं, ठीक है। तो बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? फेडरल कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे, ये तो सही बात है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ये भी सही बात है। स्टेट कमेटी के जो चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू थे। तो बचा कौन? ऑप्शन सी, स्टीयरिंग कमेटी के एम मुंशी, इनके नहीं थे चेयरमैन, तो ये आपका आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, इसको सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो देखते हैं, पहला आपका ऑप्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, दूसरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड, तीसरा डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या चौथा फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, तो जो चीज पहले हुआ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको पता होगा, सही कालानुक्रम अनुसार आपको इसको लगाना है। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है, 4, 1, 2 एंड 3। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड इन द ईयर 1946। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्ष 1946 में गठित संविधान सभा के बारे में सही है? सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा संयुक्त रूप से मनोनीत किए गए थे। सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे।
या सी अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे, या फिर डी सभी सदस्य जनता द्वारा ही निर्वाचित किए गए थे। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई थी? 26 नवंबर 1949 को, 5 दिसंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, या फिर 25 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई थी, बताइए। तो इसका आंसर होगा सी, 24 जनवरी 1950 को। अब है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? जेपी कृपलानी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, या फिर टीटी कृष्णमचारी, बताइए। गैर कांग्रेसी सदस्य मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से नहीं था। और वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो स्टेटमेंट क्या है? ये तो हिंदी में था और इंग्लिश में भी यहाँ पे है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश अ गुड बैलेंस बिटवीन द मोर रिजिड एंड द मोर फ्लेक्सिबल। तो ये स्टेटमेंट किन्होंने दिया था? ये जो स्टेटमेंट है ये किनके द्वारा दिया गया है? ठीक है, बताइए। केसी वेयर ने, बी आर अम्बेडकर ने, एम बी पैली ने, या फिर एलेक्जेंड्रोविक्स ने? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, केसी वेयर ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आपको बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, मतलब सही नहीं है। तो आपका स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है के एम मुंशी वॉज अ मेंबर ऑफ कमिटी दैट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा स्टेटमेंट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तीसरा स्टेटमेंट है पंचायती राज वॉज रिकमेंडेड बाय द बलवंत राय मेहता कमिटी रिपोर्ट 1957। या फिर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और यही स्टेटमेंट इधर आपको हिंदी में दिया हुआ है। तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वाले स्टेटमेंट पढ़ के आंसर दीजिए और हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाले स्टेटमेंट पढ़ के मुझे आंसर बताइए। 14 का आंसर डी होगा। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपसे नॉट करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो के एम मुंशी वॉज अ मेंबर ऑफ द कमिटी दैट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बात सही है, के एम मुंशी मेंबर थे ड्राफ्टेड कमिटी के। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा चेयरमैन नहीं। अब बहुत के दिमाग में आ रहा होगा कि बी आर अम्बेडकर थे ना, तो नहीं, बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टेड कमिटी के चेयरमैन थे, यहाँ पे मेंबर लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर ये वाला जो है ऑप्शन नंबर बी स्टेटमेंट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी तो सही है। या पंचायत राज वाज रिकमेंडेड बाय द बलवंत, बिल्कुल सही है, पंचायती राज सिस्टम जो है वो बलवंत राय मेहता कमिटी रिपोर्ट 1957 के द्वारा रिकमेंडेड किया गया है। तो गलत क्या है? डी नंबर। आपको अगर डायरेक्ट आंसर नहीं पता हो तो ये रिजेक्ट वाला ऑप्शन ज्यादातर एग्जाम में, रिजेक्ट मेथड जो होता है ना, वो ज्यादातर एग्जाम में काम आता है। अगर आपको एक प्रॉपर आंसर नहीं पता है तो हटाना चालू करो। क्या होगा अगर ये नहीं पता है तो क्या नहीं हो सकता उस पे काम करो। जैसे ये हमने पढ़ा, अरे ये तो नहीं हो सकता, ये तो सही बात है, ये भी पढ़ा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी सही बात है, तो ऐसे करके हमें पता चला कि अच्छा बचा ये, तो यही होगा हमारा आंसर।
अब जैसे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वेयर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? बताइए, 15 थी, 16 थी, 12 थी या फिर 20 थी? 15 महिला थी, 16 थी, 12 थी या फिर 20 महिला थी? तो इसका आंसर आपको होगा ए। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में 15 महिला थी, जिसमें बिहार से कितनी थी बताइए? 15 महिला टोटल थी, और उसमें आप बताइए कि बिहार से कितनी थी? ठीक है, तो बिहार से एक महिला थी, सभी को पता होगा वो कौन थी, वो थी सरोजनी नायडू, बिहार से। अच्छा, संविधान सभा का जो पहला सिटिंग था उसमें कितनी महिलाएं थी? उसमें थी 10, और दूसरे सिटिंग में 8 वुमेन्स थी। ठीक है, और ओनली मुस्लिम वुमेन इस 15 में, एक 15 महिला थी जिसमें एक महिला ही थी जो मुस्लिम थी। वो कौन थी? वो थी आपको बेगम इजहार रसूल। ठीक है, बेगम इजहार रसूल। अब आपको बताना है कि एससी वुमन कौन थी और वो किस स्टेट से थी, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। इस 15 में से एससी से जो बिलोंग करती थी, स्टेट में बता देती हूँ, वो केरला से थी। कौन थी ये आप मुझे कमेंट में बताइए। अब है क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 19 26 नवंबर 1949 को, या फिर 15 जुलाई 1947 को? जैसे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ये दोनों क्वेश्चन बहुत अलग है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होता है, वो गलत करके आ जाते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ और भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, ये दोनों क्वेश्चन अलग है। इम्प्लीमेंटेड एंड एडॉप्टेड, बहुत फर्क है दोनों में, और दोनों का आंसर अलग अलग होगा। इसलिए मैंने इस पीडीएफ में ना दोनों को एक जगह रखा है, ताकि आपका ये कंफ्यूजन को मैं दूर कर पाऊं। तो एडॉप्टेड और इम्प्लीमेंटेड अलग अलग है, दोनों का आंसर भी अलग होगा। तो एडॉप्ट कब किया गया? एडॉप्ट किया गया है 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ? लागू कब हुआ ये तो यहाँ सभी को पता होगा। लागू कब हुआ अगर ये ना पता हो फिर तो बड़ी ताजुब की बात हो जाएगी। ठीक है, तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इसीलिए इस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं हर साल 26 जनवरी को। अब है क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? बताइए, जन्म कब हुई, मृत्यु कब हुई, कितने ईस्वी में जन्म हुई और कितने ईस्वी में मृत्यु हुई? तो इसका आंसर आपको होगा 1891 में वो उनका जन्म हुआ और 1956 में उनकी मृत्यु हुई। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? ऑप्शन आपका पहला है टीटी कृष्णमचारी, दूसरा है बीटी कृष्णमचारी, तीसरा है एचसी मुखर्जी और चौथा है फ्रैंक एंथोनी। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे फ्रैंक एंथोनी। अब है क्वेश्चन नंबर 20, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फ्लैग कमिटी,
के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के बारे में हमने जान लिया, तो अब हम जानेंगे कि ये फ्लैग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका आंसर होगा 20 का बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्लैग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 21। भारत की संविधान सभा को दोहरी भूमिका में किस प्रकार कार्य करना पड़ा? हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हैव टू वर्क इन अ डुअल रोल? ऑप्शन नंबर ए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑन वन हैंड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन ऑन द अदर। एक और संविधान निर्माण और दूसरी ओर प्रशासनिक संचालन। दूसरा है एज अ लेजिस्लेचर ऑन वन हैंड एंड एज अ जुडिशरी ऑन अ अदर। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑन वन हैंड एंड लॉ मेकिंग एज अ लेजिस्लेचर ऑन द अदर। और लास्ट ऑप्शन है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन वन हैंड एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑन अदर। और इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑन वन हैंड एंड लॉ मेकिंग एज अ लेजिस्लेचर ऑन अदर। एक और संविधान निर्माण और दूसरी ओर विधायिका के रूप में कानून बनाना। संविधान सभा की प्रारंभिक कुल सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 क्यों हो गई? आपको बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि भारत के कुछ प्रांत स्वतंत्र राष्ट्र बन गए इसलिए, या फिर देसी रियासतों ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया इसलिए, या फिर पाकिस्तान के गठन के पश्चात मुस्लिम लीग के कई सदस्य संविधान सभा से अलग हो गए, या फिर मेनी मेंबर्स वेर किल्ड इन द वॉर, कई सदस्य युद्ध में मारे गए थे। बताइए क्या कारण था संविधान सभा के सदस्य के घटने का? Why did the initial total number of members of the Constituent Assembly decreases from 389 to 299? और इसका आंसर होगा सी। ठीक है, पाकिस्तान के गठन के पश्चात मुस्लिम लीग के कई सदस्य संविधान सभा से तो अलग हो गए थे और इसीलिए संविधान सभा के मेंबर्स कम हो गए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। नीचे दिए गए घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है इसको। तो पहला ऑप्शन है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दूसरा है द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रेजेंटेड। तीसरा है क्लाउज वाइज डिस्कशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन। या फिर चौथा द रिजोल्यूशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइएगा अगर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आपको होगा द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज प्रेजेंटेड। पहले फाइनल ड्राफ्ट प्रेजेंट हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद क्लाउज वाइज डिस्कशन चालू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन पे, फिर द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का रिजोल्यूशन पास होगा और फिर संविधान सभा उसको अडॉप्ट करेगी। यस, एंड दिस इज द आंसर ए। 2, 3, 4 एंड 1। सबसे पहले क्या होगा? फाइनल ड्राफ्ट प्रेजेंट होगा संविधान का, फिर उस पर डिस्कशन स्टार्ट होगा और फिर रिजोल्यूशन पास होगा और फिर संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 स्टेटमेंट है आपके पास और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। सही में टिक लगाना है, नॉट करेक्ट में नहीं। तो पहला स्टेटमेंट है, तब संविधान पर विचार प्रक्रिया एक दिन में पूरी हुई। द प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंप्लीटेड इन 1 डे। ये तो मुझे पहले ही गलत लग रहा है। All 7653 amendments proposal were passed in the Constitution Assembly। या फिर संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने से पहले मसौदे पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। या फिर संविधान बिना किसी संशोधन के ही पारित हो गया। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये तो सही हो नहीं सकता, ये भी सही नहीं है,
और ये सही होने के तो कोई चांस ही नहीं है, तो बचा आपका ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने से पहले मसौदे पर विस्तृत विचार विमर्श हुई थी। अब फिर से आ गया एजर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन। तो एजर्शन क्या है, कथन क्या है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया एडॉप्ट, ठीक है ना। और इसका रीजन आपको क्या दिया है इसमें कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज शेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड का प्रस्ताव 14 नवंबर 1949 को प्रस्तुत किया था। तो आपको बताना है कि ए और आर यानी एजर्शन और रीजन दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है या आर सही है। तो इसका सही आंसर है ए, ठीक है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वैसे तो अगर आप इसका आंसर आपको अगर इसका आंसर यहाँ पे आपको वीडियो में मिल ही रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेके भी ले सकते हो, या फिर अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, आपको चाहिए पीडीएफ विथ सबका आंसर, तो आप कमेंट कीजिए पीडीएफ और आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वो भी आंसर के साथ। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान की प्रस्तावना और विशेषताएं। ठीक है, तो इसमें से ये सोर्सेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि कौन सा सोर्स किस कंट्री से लिया गया, यानी कि संविधान का कौन सा फीचर किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। और आपको कोड के हिसाब से सही जवाब देना है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के आगे आपको लिखा है यूके, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बताइए कहां से लिया गया, इमरजेंसी प्रोविजन कहां से लिया गया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिया गया है। तो फंडामेंटल राइट आपको लिया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, यूएसए से, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिया गया है यूके से, इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया है जर्मनी से, एंड डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड से। तो ये कोड कितने नंबर में दिया है, सी में है ना, 2143, यस, और ये है आपका आंसर। द फेडरेशन सिस्टम adopted by Indian has been adopted from which of the following countries? भारत द्वारा अपनाई गई संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है, कनाडा से, यूके से, यूएसए से या फिर आयरलैंड से। फेडरल सिस्टम किस कंट्री से लिया गया है? फेडरल सिस्टम आपको लिया गया है ए, कनाडा से। How many type of justice, liberty, equality and fraternity are mentioned in the preamble of the Indian Constitution in the same order? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? प्रियम्बल में बताइए। प्रियम्बल आप सबको पता होगा, वी द पीपुल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व। इसमें आपको बताना है किस ऑर्डर में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को मेंशन किया गया है। इसका सही आंसर होगा आपको ए, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्न शब्दों पर विचार करें। निम्न, कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्ड अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स।
सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। विचारानुसार क्रम दीजिए। अच्छा, आई थिंक ये क्वेश्चन भी प्रियम्बल से ही होगा, कि जैसे कि आपको पता है कि प्रियम्बल में, है ना, पहले लाइन में जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू constitute इंडिया into a sovereign socialist secular democratic and republic and to secure to all citizen। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए, CADB। ठीक है, पहले यूनिवर्सल, फिर सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर एंड फिर डेमोक्रेटिक। ठीक है, इस क्वेश्चन पे मुझे थोड़ा सा डाउट है। अगर आप लोग, तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि अपने थॉट्स के हिसाब से इसका आंसर देना है इस क्वेश्चन में। तो आप लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके हिसाब से इसका सही ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन एडेड टू द प्रियम्बल बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है? सोशलिज्म को जोड़ा गया, समाजवाद को, ग्राम स्वराज को, सेकुलरिज्म को, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को? किस वर्ड को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर होगा आपको बी, ग्राम स्वराज को। अच्छा, ओके, आई थिंक इसमें बोला गया है कि कौन सा वर्ड आपको पहले जोड़ा गया है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही लग रहा है देख कि कौन सा वर्ड पहले जोड़ा गया और कौन सा वर्ड बाद में आपको, आई थिंक क्योंकि कोड यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1 2 4 कौन कौन सा वर्ड जोड़ा गया है। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन में आपको सोशलिज्म को जोड़ा गया है एंड सेक्युलरिज्म को जोड़ा गया है। ठीक है, सॉरी, नॉट ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज नहीं होगा। इसका आंसर होगा आपको 1 और 3, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। यही दो वर्ड है जिनको 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया है, अमेंडमेंट से प्रियम्बल में जोड़ा गया है। ठीक है, ये ग्राम स्वराज वर्ड्स ये तो है ही नहीं प्रियम्बल में कहीं। सॉरी, माय बैड, मैंने क्वेश्चन ही गलत समझ लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। तो सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म 1 और 3, बी। अब है आपका, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? यूनियन ऑफ इंडिया केस, बनारसीदास वाद केस, या फिर केशव नंदा भारती केस, या फिर बेरोबेरी यूनियन केस? इनमें से किस केस में ऐसा माना गया था कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का अंग नहीं है? तो इसका आंसर होगा बेरोबेरी यूनियन केस। जैसा कि इसका आंसर आप सभी को पता होगा, बेरोबेरी यूनियन केस ने इस चीज को माना था कि ये जो प्रियम्बल है वो संविधान का पार्ट नहीं होगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति द्वारा संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? किन्होंने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा, BR अम्बेडकर ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, या फिर KM मुंशी ने कहा? तो ऐसा ये जो स्टेटमेंट है ये कहा गया था KM मुंशी के द्वारा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इस 4 स्टेटमेंट में से कौन कौन सा सही है ये आपको आंसर में लगाना है। द फंडामेंटल सोर्स ऑफ ऑल पावर इज द पीपल, द इंडियन यूनियन इज द क्रिएशन ऑफ द स्टेट, पीपल कैन एंजॉय सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर द कॉन्स्टिट्यूशन इज योर्स इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल पीपल।
क्योंकि हमें इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है, ठीक है, जो सही है वो बताना, तो इसमें से सिर्फ एक ही सेंटेंस है जो गलत है और वो है टू। तो हमारा आंसर होगा 1, 3 एंड 4 एंड आंसर विल बी सी 1, 3 एंड 4। ये स्टेटमेंट सही है। अब है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है? 7, 3, 5 या फिर इनमें से कोई नहीं? कितने टाइप्स के फ्रीडम डिस्क्राइब किए गए हैं प्रियम्बल में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 5। 5 तरह की फ्रीडम की बात की गई है प्रियम्बल में, जैसा कि हमें पता है। तो इसका आंसर होगा C5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रियम्बल? इसमें से क्या प्रियम्बल का पार्ट नहीं है? सोशलिज्म, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, प्लान डेवलपमेंट, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। 1 मिनट में सबको आंसर पता चल गया होगा इसका, 1 सेकेंड में, आई मीन सी, प्लान डेवलपमेंट। पूरे प्रियम्बल में कहीं भी प्लान डेवलपमेंट नाम का वर्ड नहीं है। प्रियम्बल आपको याद होना बहुत जरूरी है, पूरा प्रियम्बल आपको रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि प्रियम्बल से आपने अभी देखा कि अभी कितने सारे क्वेश्चन प्रियम्बल से बन के आए। प्रियम्बल के हर लाइन में क्वेश्चन है, ठीक है, तो प्रियम्बल पूरा रट लेना। बहुत सारे, एक प्रियम्बल से मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं सिर्फ प्रियम्बल से। अब है क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया? India is a member of Commonwealth. India sovereignty is reduced due to membership of Commonwealth. तो बताइए इसका सही आंसर। आपको नॉट करेक्ट यहाँ पे देख लीजिएगा, नॉट करेक्ट में, नॉट करेक्ट जो है उसको टिक करना है, उसको आंसर कर लगाना है। तो ये नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है आपका 2। फर्स्ट सही है, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ, ये तो सही है स्टेटमेंट। तो गलत स्टेटमेंट सिर्फ ये है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये होगा आपका गलत स्टेटमेंट और यही होगा आपका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 37 के विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, भारत संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स को, डीपीएसपी को, प्रियम्बल को या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को? वो होगा सी, प्रियम्बल, ठीक है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है प्रियम्बल को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी, इंडिया, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, या फिर भारत एक कल्याणकारी राज्य है? इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, इंडिया हैज अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इंडिया, बताइए क्या होगा स्टेटमेंट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका आंसर होगा करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट है, तो आपका होगा डी। 1, 2, 3 एंड 4 सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ पे आपको नॉट करेक्ट पूछ रहा है, नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, तो आपके स्टेटमेंट क्या है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। ए। 20 नंबर स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रखा गया था। या सी, H.C. मुखर्जी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। या फिर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था।
निर्वाचित किया गया था। तो बताइए इसमें से क्या गलत है? जो गलत है वही आपका आंसर होगा। 39 का आंसर होगा बी। ठीक है, ये बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है, सिर्फ यही एक स्टेटमेंट है जो गलत है। तो आपका आंसर होगा बी। ठीक है, भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रखा गया था, ये स्टेटमेंट गलत है। अब है 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन भारत के संविधान का केंद्रीय सिद्धांत नहीं है। आई रिपीट, नॉट द सेंट्रल प्रिंसिपल। यह धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, या कतिपय धर्मों को शासकीय प्रतिष्ठा देता है, या किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, या यह धर्म समुदाय के भीतर सभी नागरिकों की समानता सुनिश्चित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसमें आपको क्योंकि सिद्धांत नहीं है वो बताना है ना, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा टू। टू किस में है? डी में। ठीक है, टू ओनली, क्योंकि बाकी सब सही है। ठीक है, क्योंकि यह भारत का संविधान धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है, धर्म के आधार पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते, और ये किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, ये बात भी सही है। भारत के संविधान के अनुसार आप किसी भी धर्म को मानो, ये आपकी अपनी निजी निजी फैसला होगा। और ये जो है, ये धार्मिक समुदाय के भीतर सभी नागरिकों की समानता को सुनिश्चित करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत यहाँ पे सिर्फ एक ही है, ये वाला, और यही होगा आपका आंसर। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, या सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। ठीक है, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट एंड रीजन वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये जो होता है ना स्टेटमेंट एंड रीजन वाला क्वेश्चन, एजर्शन एंड रीजन, ये मुझे सबसे ज्यादा बोरिंग लगती है। ये क्वेश्चन बहुत इरिटेटिंग क्वेश्चन लगता है मुझे ये, पर एग्जाम में सबसे ज्यादा कूट कूट के यही क्वेश्चन पूछा जाता है। पता नहीं कैसे एग्जामिनर को पता होता है कि हम एस्पिरेंट को कौन सा क्वेश्चन इरिटेट करेगा, और वही बस पूछना है इन लोगों को। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, और रीजन है यहाँ पे इंडिया कैन डिसाइड इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिपेंडेंटली। भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। अब आपके ऑप्शन देखो, both the statement and the reason are correct and the reason correctly explain the statement. Both the statement and the reason are correct, but the reason does not correctly explain the statement. The statement is correct but the reason is wrong. The statement is wrong but the reason is correct. तो क्या होगा इसका आंसर? ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि जब मैं इसका ऑप्शन पढ़ती हूँ ना, तो ऊपर का स्टेटमेंट और रीजन ही भूल जाती हूँ कि आखिर एजर्सन और रीजन दिया क्या था ऊपर में, वापस से मुझे पढ़ना पड़ता है स्टेटमेंट को और रीजन को। अगर आप लोगों में से किसको किसको मेरी तरह इस टाइप का ये जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड रीजन वाला वो इरिटेट करता है, वो जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा। कौन कौन मेरी तरह, मुझे भी पता चलेगा। अच्छा, आप लोगों को भी, कितने लोगों को मेरी तरह इरिटेट होता है ऐसा ऐसा क्वेश्चन से। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? आई थिंक इसका आंसर है ए। ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट एंड द रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन करेक्टली एक्सप्लेन द स्टेटमेंट।
ठीक है। चलिए अब चलते हैं 43 पे। मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इम्पेड्स इंडिया सॉवरेनिटी। और ये आपका स्टेटमेंट है, फिर से स्टेटमेंट एंड रीजन। और रीजन है, इंडिया एक्सेप्टेड मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन 1949 अंडर द ब्रिटेन। बोथ कथन, कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है, या फिर कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, या फिर कथन गलत है पर कारण सही है, या फिर कथन सही है पर कारण गलत है। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। स्टेटमेंट गलत है पर रीजन सही है। ठीक है, ब्रिटेन की अधीनता में स्वीकार की थी, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ब्रिटेन की अधीनता में स्वीकार की थी, पर ये चीज गलत है। जैसा कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की सदस्यता से भारत की संप्रभुता बाधित नहीं होती है, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। अब है 44। स्टेटमेंट है, इंडिया इज नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर कंट्री, और रीजन है, नो हायर पावर रूल्स ओवर इंडिया। और आपके ऑप्शन सेम वही होंगे। कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। कथन सही है पर कारण गलत है, कथन गलत है पर कारण सही है। बताइए। इंडिया इज नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर कंट्री, नो हायर पावर रूल्स ओवर इंडिया। भारत के ऊपर कोई भी उच्च शक्ति शासन नहीं करती, भारत किसी अन्य देश का डोमिनियन नहीं है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट और रीजन जो है वो दोनों ही सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, बोथ द स्टेटमेंट एंड द रीजन आर करेक्ट। ठीक है, एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट का। अब है क्वेश्चन नंबर 45। विच स्कॉलर कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद किस विद्वान ने कहा था? केसी वेयर ने, ग्रैनविल ऑस्टिन ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, या फिर एम वी पाई ने? तो 45 का आंसर होगा बी, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। फेडरलिज्म को क्या कहा था? इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 1, या फिर अनुच्छेद 246? इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये कौन कहता है? ये सबसे पहला आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 1। और आपको ये बात जान के अच्छा लगेगा, ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा, कि ये जो क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 46। और सिर्फ यूपीएससी नहीं, यूपीएससी स्टेट पीएससी में भी इंटरव्यू में पूछा जाने वाला, इंटरव्यूअर का जो है ना ये फेवरेट क्वेश्चन है, आर्टिकल 1। हमेशा इंटरव्यू देने वक्त ना ये क्वेश्चन को देख के जाइएगा, 46 नंबर को। भारत के संघीय संविधान की कौन सी विशेषता इसे एकात्मक झुकाव वाला संघ बनाती है? डुअल सिटीजनशिप, या फिर संविधान का कठोर संशोधन प्रक्रिया, या फिर वन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावरफुल सेंटर, या फिर राज्यों के लिए पृथक न्यायपालिका? बताइए इसका आंसर।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, वन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावरफुल सेंटर। अब है 48, भारतीय संविधान की उद्देशिका का प्रारंभ किस शब्द से होता है? भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत में समाजवाद लागू किया गया है, हम भारत के लोग, या फिर भारत राज्यों का एक संघ होगा। Which word does the preamble of Indian Constitution begin? प्रियम्बल किस वर्ड से शुरू किया गया है? इसका आंसर जिसको नहीं पता होगा ना, जिनको इसका आंसर नहीं पता होगा उनके लिए तो स्वर्ग जाना ही मुश्किल है ना? बताइए इसका आंसर क्या होगा? हमारा प्रियम्बल, भारतीय संविधान का प्रियम्बल किस स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है इन चारों में से? अभी एक स्टेटमेंट बहुत वायरल है कि वो है ना कि नरक में अलग से तेल गर्म हो रहा होगा, बस वही, जिनको नहीं पता होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जैसे कि हम सबको पता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। ठीक है, तो स्टार्ट का आंसर होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। अब है 49, व्हाट इज अ मेजर फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया? पार्लियामेंट्री सिस्टम का कौन सा मेजर फीचर कौन सा है? द प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डिसीजन, द एग्जीक्यूटिव इज इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, द कैबिनेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द पार्लियामेंट, या फिर द जुडिशरी इज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट। तो इसका आंसर होगा आपको सी, द कैबिनेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 50, द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर ए, सम फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सो इसेंशियल दैट दे कैन नॉट बी एबोलाइज्ड। संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। बी, द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी एब्राइज्ड और टेकन अवे। मूल अधिकारों को ना कम किया जा सकता है, ना ही उनको छीना जा सकता है। या सी, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड ओनली थ्रू द प्रोसीजर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 368। या फिर डी, संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है और साथ ही वह संविधान की आत्मा को भी प्रतिबिंब करती है। तो इसका आंसर होगा आपको ए। ठीक है, बेकार में मैंने ना नीचे के इतने बड़े बड़े ऑप्शन को पढ़े, आंसर तो ए निकला। ठीक है, तो सम फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सो एसेंशियल दैट दे कैन नॉट बी एबोलाइज्ड। संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य है कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। तो आपको इसका आंसर 15 का आंसर होगा ए। तो ये थे पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट पॉलिटी पीवाईक्यू क्वेश्चन जो लास्ट 5 ईयर में एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा और आपका रिवीजन भी बहुत स्ट्रांग हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी प्रिपरेशन आपकी तरह स्ट्रांग हो जाए। और अगर आप नेक्स्ट सेट के और भी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहते हो तो पार्ट 2 को मिस मत करना, जरूर देखना, जिसमें हम आगे की यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन को देखेंगे, पावरफुल एग्जाम क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।